हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी प्रेप, द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। बच्चों, हमने पिछले चैप्टर में द लिविंग वर्ल्ड कवर किया था एज पर द नीट एग्जामिनेशन, और वहां पे हमने इस तरीके से कवरेज किया है कि हमारे 2 से 3 क्वेश्चन वहां से जो आने की प्रोबेबिलिटी है वो ना छूटे। आगे बढ़ते विदाउट टाइम वेस्टेज हम चैप्टर नंबर 2 पर बढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और विदाउट 1 मिनट भी जाए कि स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले टर्म आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो अगर हम बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करें तो बायो का मतलब क्या है? लिविंग, राइट। और लॉजिकल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जिसमें कोई वैलिड एक रीजन हो, सेंसिबल हो, या कोई एनालिटिकल हो, कोई रेशनल दे रही हो कि हाँ ये बात हो सकती है। और क्लासिफिकेशन मतलब याद कीजिए, पहले चैप्टर में कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम इन 3 शब्दों को जो पार्ट्स में हमने तोड़े हैं इसको मिला के समझे तो क्या होगा? बायो मतलब लिविंग बीइंग, उसके बाद लॉजिकल मतलब उनका सेंसिबल, क्लासिफिकेशन मतलब उनको कैटेगराइज करना, मतलब लिविंग बीइंग्स को सेंसिबल वे में कैटेगराइज करना। ये नाम है इस चैप्टर का, लॉजिकली। और यही पूरा चैप्टर है जो आपको बेसिक आइडिया देगा अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में और मेजर क्राइटेरिया जिन पर लिविंग बीइंग्स को अलग अलग रखा गया है। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग बात इस चैप्टर में आगे आती है कि जब से सिविलाइजेशन आई तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए जानने के लिए कि कौन सी स्पीशीज क्या है, कौन सा लिविंग बीइंग क्या है, और क्लासिफिकेशन के अलग अलग मेथड्स डिवाइस किए गए। पर जो सबसे पहला, गौर कीजिएगा इस वर्ड पे, सबसे पहला, द फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या बोला मैंने? द फर्स्ट, सबसे पहला साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किया था एरिस्टोटल ने। किसने किया था बच्चों? एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने क्या किया? उनने प्लांट्स को 3 वे में कैटेगराइज कर दिया, 3 वे में क्लासिफाई कर दिया। किसमें? ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में। ठीक है, उनने क्या किया? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज किया और एक क्लासिफिकेशन डिवाइस कर दिया। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करोगे कि मॉर्फोलॉजिकल वर्ड का मतलब क्या होता है। मैंने पिछले लेक्चर में ये बात बताई है जब मैंने स्पीशीज पढ़ाया था। तो फटाफट विदाउट टाइम वेस्टेड लेक्चर की कंटिन्यूटी में रहते हुए कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शब्द का मतलब क्या है। दूसरी चीज हमने क्या समझी कि पहला साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? एरिस्टोटल ने। कैसे दिया? प्लांट्स को डिफाइन किया किसमें? ट्री, श्रब्स और हर्ब्स में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम बढ़ते हैं कि और क्या क्या इस चैप्टर का जो बेस बनने से पहले की जो बातें हैं वो क्या थी। इंटरेस्टिंग बातें की आती है कि लीनियस, आपको याद होगा कार्लस लीनियस, याद आ रहा है कुछ? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। जल्दी कमेंट सेक्शन में टाइप करो 4 स्टेप कौन से थे? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, राइट। चारों रूल को एक एक लाइन में फटाफट टाइप करो कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, अब टाइप कर दिया? और नहीं किया तो करो भाई, थोड़ा सीरियस लो पढ़ाई को। अब आगे सुनो कि भैया जब क्लासिफिकेशन हो रहा था, जब अलग अलग बेसिस के फॉर्म में क्लासिफिकेशन हो रहा था, तो समझने वाली बात ये थी कि लीनियस से एक फेलियर भी नहीं कह सकते हम एक बात को, पर हाँ लीनियस से कुछ गलतियां हुई। गलतियां क्या हुई? सबसे पहले वो जो सिस्टम जो लीनियस ने अपना फॉर्म ऑफ टैक्सोनॉमी दिया था उसमें वो ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या डिफरेंस होता है, और तीसरा फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में क्या डिफरेंस होता है। उनने इन सारी चीजों को एक साथ रख दिया। अब आपके दिमाग में जो बात खटकेगी वो ये खटकेगी कि भाई ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का मतलब क्या होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का मतलब क्या होता है, और ये फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक का मतलब है। तो बच्चों ज्यादा दिमाग को स्ट्रेस देने की कोई जरूरत नहीं है, आपका स्ट्रेस दूर करने के लिए ही हमने प्लेटफॉर्म बनाया। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि लीनियस ने जिस फॉर्म ऑफ टैक्सोनॉमी में ये कैटेगराइज की चीजें की उसने एक साथ ही रख दिया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को एक साथ रख दिया, डिस्टिंग्विश नहीं किया। इसके भी कई कारण, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, जो क्लासिफिकेशन होता था वो बेसिकली ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बेस पर यूज होता था। ये टर्म आपकी एनसीईआरटी के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पे लिखा हुआ है। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को अभी के अभी गोला बना लो अपनी एनसीईआरटी में।
क्वेश्चन आ सकता है कि पहले के एंशिएंट टाइम में बेसिक क्लासिफिकेशन का मेजर क्राइटेरिया लोग क्या यूज करते थे? दैट वाज ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है, ऐसा समझो कि मैं क्रिकेट के बैट लेके आया, ठीक है। अब मैंने 3 क्रिकेट के बैट रख दिए, एक मंगूस रख दिया। मंगूस वो छोटा बैट होता है जिसका हैंडल बड़ा होता है, ठीक है। जो लोग आईपीएल के शौकीन है वो जरूर इस बात को जानते होंगे कि वहां पे मंगूस बैट यूज किया था एक बड़े फेमस क्रिकेटर ने, और उस क्रिकेटर का नाम भी टाइप कर दो कमेंट सेक्शन में, थोड़ा फन टॉक चलनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अब मैंने वहां पे कश्मीरी विलो का बैट रख दिया और मैंने इंग्लिश विलो का बैट रख दिया। अब दूर से अगर हम देखेंगे तो ये तीनों बैट्स है, राइट? ये तीनों बैट्स हैं, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट इंटरेस्टिंग बात, हर बैट का अपना स्ट्रोक है, उसके अपने फीचर है। किसी की मोटाई ज्यादा है, कोई पतला है, कोई लाइट वेट है, तो उससे स्ट्रोक्स जो आप क्रिकेट में शॉट मारते हो उस पर इंपैक्ट पड़ता है। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी यही होती है कि जब हम ओवरऑल देख के बता देते कि हाँ ये बैट है, बट उसकी हर कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मंगूस का हैंडल बड़ा है तो हैंडल क्यों बड़ा है, या उसका जो नीचे का साइज है वो क्यों छोटा है, जब हम उसकी डेप्थ में ना जाके सिर्फ ऊपर ऊपर से कवरेज कर देते हैं चीजों का। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी वही होती है कि जब हम कलेक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को एज अ होल देखते हैं, क्या कलेक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को एज अ होल देखते हैं और जनरल डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि हाँ भाई ये बैट है, ये क्रिकेट में यूज होता है, इस चीज के लिए यूज होता है। समझिए आप बात को, कलेक्टिव स्ट्रक्चर्स को जनरल डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में देते हैं कि हाँ ये चीज इसलिए यूज होती है, इसलिए चीज यूज होती है। बट हमने उसको क्या नहीं किया, उसके स्पेसिफिक एक एक फीचर को डिफाइन नहीं किया, उसके इंडिविजुअल स्ट्रक्चर की क्वालिटी को स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया, ठीक है। तो ये होती है ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। ऊपर ऊपर से जनरल डिस्क्रिप्शन दे देते हैं किसी चीज का। क्या करते हैं, सरल भाषा में समझो। अब ये बैट वाले एग्जांपल को भी साइड रख दो अगर आप नहीं समझ पाए, एज सिंपल एज बिल्कुल इजी फॉर्म में समझो। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि अगर आपने कोई ऑर्गेनिज्म लिया, हमने उसके कोई स्ट्रक्चर की बात करी, ठीक है, तो हम जनरलाइज फॉर्म में उसके सारे स्ट्रक्चर को डिस्कशन करेंगे। एक एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेलिंग नहीं देंगे और उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे। वो होती है ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। ऊपर ऊपर से बता देंगे हाँ इसका ये काम है, ये काम है, ये काम है, बट उसकी डेप्थ पर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये होती है आपकी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, ठीक है।